जय हिंद छात्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एमएड अंतिम सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर में जो लघु शोध प्रबंध होता है उसके वाइवा से संबंधित कुछ बातचीत करेंगे कि अक्सर जो वाइवा होता है उस वाइवा में एक्सटर्नल किस किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं या जो उनके पूछने वाले प्रश्न होंगे वो किन किन बातों से संबंधित हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एमएड लघु शोध के बारे में, क्या क्या प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है और क्या क्या एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम चर्चा कर रहे थे एमएड लघु शोध के बारे में, चाहे वो एमएड हो चाहे पीएचडी का वाइवा हो। जो आप रिसर्च करते हैं पीएचडी में या फिर एमएड में लघु शोध करते हैं, डेजिटेशन करते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आपका टॉपिक क्या है, आपने किस समस्या पे काम किया है, आपका प्रकरण क्या है, आपके शोध प्रकरण क्या है, आपने किस टॉपिक पे काम किया है, आपकी समस्या क्या है। क्योंकि हम समस्या को ही टॉपिक के रूप में लिखते हैं, तो आपको एक लाइन से अपने समस्या के बारे में एक लाइन से बोल सके, अपने टॉपिक को बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ के याद कर ले कि हमारा टॉपिक है क्या। अगर आपका टॉपिक है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता का अध्ययन, तो आप इस टॉपिक को बड़े सुचारू ढंग से, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से एक लाइन से बोले। अगर एक्सटर्नल पूछते हैं, हालांकि मैं मानता हूँ उस समय छात्रों के मन में दबाव होता है, छात्र घबराए होते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक के बारे में, अपने टॉपिक को अच्छे से बोल सकें। मैं अक्सर देखता हूँ वाइवा के दौरान बच्चे हिचकिचाहट करने लगते हैं, तो लग जाता है अगर आपने अपने टॉपिक पे काम किया है, अपने हाथ से आपने खुद काम किया है, खुद समस्या को ढूंढा है और खुद शोध कार्य किया है, तो आपको टॉपिक को बताने में कोई समस्या नहीं होगी। आपने समस्या के बारे में बताने में कोई दिक्कत, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करूं कि चलो ठीक है, आपने टॉपिक बता दिया। अब टॉपिक बताने के लिए एक बात आएगी कि आपने इस समस्या का चुनाव कहाँ से किया, आपके मन में बात कहाँ से आई। आपने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता के ऊपर अध्ययन किया है, तो आपको यही समस्या क्यों मिली, आपने इसी समस्या का चुनाव क्यों किया। कुछ तो कारण रहा होगा इस समस्या का चुनाव करने के पीछे, कुछ बातें रही होंगी, तो आपके पीछे आपके पास उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। जो भूमिका हम कहते हैं या रूप प्रस्तावना कहते हैं, उसके पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमने जो टॉपिक लिया है निर्देशन परामर्श की आवश्यकता का अध्ययन, इसके पीछे हमने टॉपिक क्यों लिया, क्या कारण था। तो जैसे मैंने इस टॉपिक को डिफाइन करना हो तो आप बोलेंगे कि अक्सर हम बच्चों को देखते हैं कि 8वीं पास होने के बाद 9वीं में साइंस लें, आर्ट्स लें, सॉरी 10वीं पास होने के बाद 11th में साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, या फिर 12वीं पास होने के बाद बीए करें, बीएससी करें। तमाम तरह के युवाओं में भ्रांतियां होती हैं। तो क्या वाकई में इन समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों को निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता थी। ऐसी बात को जिज्ञासा मेरे मन में चल रही थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक का चुनाव किया। तो आपको अपने टॉपिक के पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि आपने इसी टॉपिक का चुनाव क्यों किया। आगे बढ़े कि आपने इस समस्या के आगे बढ़ाने के लिए, समस्या के शोध के लिए क्या क्या उद्देश्य बनाए हैं, इस समस्या के समाधान के लिए आपके द्वारा क्या क्या उद्देश्य बनाए गए होंगे। तो आपके थीसिस में 3 उद्देश्य, 5, 7, 10 आप जितना भी बना रखे होंगे, अपने लघु शोध को देखिए। आपके जो उद्देश्य हैं वो बिल्कुल सही, सटीक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अगर वाइवा में आपको सफलता हासिल करनी है, एक अच्छा वाइवा देना है, तो आपको आपके उद्देश्य, जितने भी आपने उद्देश्य बनाए, चाहे 3 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, जितने भी उद्देश्य आप बनाए हैं वो उद्देश्य बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए। कई बार होता है कि उद्देश्य हम आगे पीछे बताते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपने उद्देश्य को आगे पीछे बताइए, कोई बहुत हिचकिचाहट की बात नहीं है, लेकिन आपने जो उद्देश्य बनाया है कि छात्रों में शैक्षिक समस्या का समाधान करना, छात्रों के व्यवसायिक समस्या का समाधान करना, या जो भी आपके समस्या शोध से संबंधित जो समस्या है उससे संबंधित आपने जो उद्देश्य बनाए हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे जो भी हो, उस उद्देश्य को आप एक लाइन में बोल सकें। तो आपको उद्देश्य बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए अगर अच्छा वाइवा देना चाहते हैं। तो अब बात करें उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना का निर्माण होता है। परिकल्पना में सबसे पहले बात करूं तो आपको परिकल्पना की अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि परिकल्पना कहते किसे, परिकल्पना बनाते क्यों है, परिकल्पना क्या है। कम से कम एक परिभाषा तो आपको परिकल्पना की आनी चाहिए।
उसके बाद आपने परिकल्पना क्या बनाई है, जितने आपके उद्देश्य होंगे उतनी ही आपकी परिकल्पनाएं होंगी। अगर आपने 3 उद्देश्य बनाया है तो 3 परिकल्पना, अगर आपने 5 उद्देश्य बनाया तो 5 परिकल्पना, जिसको आप H1, H2, H3 के नाम से संबोधित करते हैं। देखते हैं, H का मतलब हाइपोथेसिस सिंबल होता है, परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो आपकी जो उद्देश्य होंगे उसी के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। अब बात करें कि जनसंख्या, अगर आपने परिकल्पना में चर्चा कर लिया, परिकल्पना के बारे में बातचीत कर लिया, परिकल्पना की अर्थ परिभाषा बता दी, आपके अपने शोध कार्य के लिए कितनी परिकल्पनाएं बनाई हैं, और उसमें भी परिकल्पना के प्रकार, आपने जो परिकल्पना बनाई है वो घोषित परिकल्पना है, अघोषित परिकल्पना है या शून्य परिकल्पना है। आपने पढ़ा होगा एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में परिकल्पना की अर्थ परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में, उसके लक्षण के बारे में। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपने जो परिकल्पना बनाई है वो कौन सी परिकल्पना है, घोषित है, अघोषित है या फिर शून्य परिकल्पना है। अधिकांश शोध कार्य में शून्य परिकल्पना का उपयोग किया जाता है, चाहे एमएड हो चाहे पीएचडी लेवल के शोध कार्य होते हैं, उसमें शून्य परिकल्पना का अधिकांश का प्रयोग देखा जाता है। आगे देखिए तो जनसंख्या के बारे में बातचीत करेंगे कि आपने जनसंख्या कैसे चुना, या आपका जनसंख्या क्या है, समष्टि क्या है, किस एरिया का आपने चुनाव किया है। तो हमारे श्याम शिक्षा महाविद्यालय की बात करें तो अधिकांश छात्रों ने जांजगीर चांपा जिले के शक्ति ब्लॉक का चुनाव किया है। अगर स्कूलों के ऊपर है तो शक्ति ब्लॉक के स्कूलों का चुनाव किया गया है, जिसमें कुछ शासकीय कुछ अशासकीय विद्यालय होते हैं। कुछ लोगों ने ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के बारे में चयन किया है, कुछ ने लड़के और लड़कियों पर कार्य किया है। तो आप जनसंख्या कौन सा ले रहे हैं, और उस जनसंख्या की परिभाषा क्या होगी, जनसंख्या पर्टिकुलर कहते किसे हैं, आपकी जनसंख्या कैसी है। और जनसंख्या के बाद सीधे नंबर आता है न्यायादर्श का, क्या आपने पूरे समूचे शक्ति जांजगीर चांपा जिले के शक्ति ब्लॉक में जो जनसंख्या है उसमें से आपने अपना सैंपलिंग कैसे किया, आपने अपना न्यायादर्श कैसे निकाला है, आपने न्यायादर्श चयन कैसे किया। तो इसके पहले बात आती है न्यायादर्श कहते किसे है, न्यायादर्श की अर्थ, न्यायादर्श की परिकल्पना परिभाषा, न्यायादर्श की प्रविधि प्रक्रिया कैसी होती है, न्यायादर्श जो सैंपलिंग करते हैं, जो न्यायादर्श बनाते हैं या जो चुनाव करते हैं न्यायादर्श का, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। न्यायाधीश चुनाव की विधियां आपको एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है, एक बार पढ़िए उसको कि न्यायाधीश चुनाव की विधियां क्या क्या है। आपने रैंडम मेथड का नाम सुना होगा या निश्चित विधि, अधिकांश लोग रैंडम मेथड का यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई मेथड और है जिसमें हम न्यायाधीश में उपयोग करते हैं। आपने लघु शोध में देखें, आपने कौन सी विधि के बारे में लिखा है, उस विधि की पूरी जानकारी रखिए, साथ ही साथ उसके जो अन्य विधियां उसके बारे में भी अपने आप को परिचित करिए, जानिए। अगर आप फर्स्ट सेम में पढ़े हैं, भूल गए हैं, तो फिर से कंठस्थ करें, याद करें, और न्यायाधीश के अर्थ परिभाषा, न्यायाधीश की विधियां, न्यायाधीश चुनाव की प्रक्रिया, इस सब पे एक बार फोकस करना होगा आपको। अगर हम बात करें इसके अलावा शोध उपकरण के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि शोध उपकरण क्या होता है, और आपने किस तरह का शोध उपकरण लिया है या किस तरह का टूल्स आपने उपयोग किया अपने शोध कार्य में। तो आप बताएंगे उपकरण के रूप में आपने प्रश्नावली का उपयोग किया है। अधिकांश एमएड लेवल की बात करूं तो अधिकांश लोग प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। तो आप प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नावली की अर्थ परिभाषा क्या है, प्रश्नावली की उपयोगिता, उसकी सीमाएं, उसके लाभ, प्रश्नावली के प्रकार कितने होते हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रमयी प्रश्नावली, ये तमाम तरह की बातें आपको अपने जहन में रखनी होंगी। क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि आपको खाली प्रश्नावली के बारे में पूछे, वो उस दायरे से संबंधित बातों को पूछ सकते हैं। ये सारी बातें, थ्योरेटिकल बातें आपको एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की किताबों में मिल जाएंगे या एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी में आपको मिल जाएगा। तो अब बात करें शोध उपकरण के बारे में, जिसमें हम प्रश्नावली की बात कर रहे थे, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है या प्रश्नावली के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रश्नावली के बारे में आप पढ़िए, प्रश्नावली किसे करते हैं इत्यादि। अब मैं बात करूँ समअंकों का चयन या डेटा कलेक्शन। आपने छोटा सा न्यायाधीश में कि डेटा आपने कैसे चुना, किस मेथड से चुना, इसमें चर्चा कर चुका हूँ मैं कि आपने प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, किस मेथड से आपने डेटा का चुनाव किया है, समअंकों को चयन करने की विधि क्या क्या होती है। तो उसकी तमाम विधियां हैं जिसमें लोग रैंडम विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य विधियों के बारे में भी आपको परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अब बात करें समअंकों का विश्लेषण, यानी कि डाटा कलेक्शन के बाद अब बात आ रही है डेटा एनालिसिस की, कि आपने जो डाटा कलेक्शन कर लिया है या किसी भी मेथड से किया उसके बारे में बताया, तो आपने उसका विश्लेषण कैसे किया, आपने विश्लेषण के आधार किस आधार पे किया है, और विश्लेषण में आपने सांख्यिकी प्रयोग क्या किया है, कौन सा आपने उसमें उपयोग किया है, कौन से स्टैटिक्स का यूज किया है, जिसमें आप मीन मीडियन मोड की बात कर सकते हैं, मध्यमान की बात कर सकते हैं, प्रतिशतांक की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ टी टेस्ट, आई टेस्ट और प्रमाणिक विचलन एसडी निकालते हैं। तो आपको प्रमाणिक विचलन का सूत्र याद होना चाहिए,
टी टेस्ट का पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फार्मूला क्या है, मीडियन का फार्मूला क्या है, कर्टोसिस क्या है, स्क्यूनेस क्या है। ये जो आपके फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो दिया है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मीन, मीडियन, मोड, टी टेस्ट, टाई टेस्ट और प्रमाणिक विचलन एमएड के सेकेंड सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में बहुत अधिक थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी होगी, क्योंकि एमएड वाइवा में ये बातें पूछी जाती हैं एग्जामिनर के द्वारा कि आपने कौन से टेस्ट का उपयोग किया है। अगर आपने कहा परसेंटाइल तो ठीक है, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कैसे तुलना की है, आपने अगर तोरण का उपयोग किया तोरण का चित्र कैसे बनाते हैं, यदि आपने काई टेस्ट में उनके मध्य अंतर जानने की कोशिश की है तो आपने काई टेस्ट कैसे निकाला, टी टेस्ट कैसे निकाला, टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को यानी एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, एसडी कैसे निकालते हैं। तो आपको थोड़ी मोड़ी मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आप एमएड जैसा बड़ा कोर्स कर रहे हैं। साथ ही बात करूं तो आप इसमें ग्राफ कौन सा यूज कर रहे हैं, आपने उसमें कहीं पाई चार्ट यूज किया है, कहीं स्तंभाकृत यूज किया है, कहीं आपने तोरण बनाया है, कहीं सारणी बनाया है। तो आपको आपके थीसिस में जो सारणी या जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए, इस ग्राफ को कहते क्या है। मैंने तमाम बच्चों को वाइवा में देखा है कि खुद ग्राफ बनाया है और खुद याद नहीं होता कि ग्राफ इसको कहते क्या है, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं कि पाई चार्ट बोलते हैं कि क्या, उनको खुद ज्ञात नहीं होता है। आधे बच्चे बोलते सर दुकानदार ने बना दिया। भाई आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि उसको कहते क्या है, आपने उसको यूज किया है, पर्टिकुलर उपयोग में लाया आपने, तो आपके जो ग्राफ्स है, जो टेबल्स है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैं बहुत गहरी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कितनी कुछ पूछताछ ना हो आपसे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, आपके शोध कार्य के लिए बेहतर है कि अपने ग्राफ्स के बारे में, अपने टेबल्स के बारे में, या आपने जो टेस्ट लगाया, काई टेस्ट, इनोवा टेस्ट, टी टेस्ट, जो भी टेस्ट आप उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में भी सामान्य जानकारी रखें। कई बार एग्जामिनर पूछ देते हैं कि आपने टी टेस्ट का उपयोग किया है, क्यों किया है, टी टेस्ट के अलावा आप कौन सा टेस्ट और लगा सकते थे। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि यदि आपने टी टेस्ट किया है तो क्यों किया है, और इसके अलावा आप कौन से और टेस्ट का यूज कर सकते थे इसके मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए। तो आपके पास इसका भी जवाब होना चाहिए। अब बात करूं परिकल्पनाओं की पुष्टि के बारे में, तो तमाम डेटा कलेक्शन के बाद, डेटा एनालिसिस के बाद, यानी कि परिकल्पनाओं की पुष्टि की बात आती है। जो परिकल्पना हमने बनाई थी उसकी पुष्टि की बात आती है, तो हम बाद में देखते हैं कि हमारी परिकल्पना स्वीकृत हुई या अस्वीकृत हुई। तो स्वीकृत हुई तो क्यों स्वीकृत हुई, और अस्वीकृत होती है तो क्यों अस्वीकृत होती है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी होगी। कि परिकल्पनाओं की पुष्टि में हम जो उसमें लिख रहे हैं या जिसको उसको आधार दे रहे हैं, उस आधार के पीछे बेस क्या है, हर परिकल्पना का आधार और बेस होगा। हो सकता है कि आपकी पहली परिकल्पना मान्य होती है, जो स्वीकृत होती है, और दूसरी परिकल्पना अस्वीकृत हो सकती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि सभी परिकल्पनाएं स्वीकृत हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है, डेटा का नेचर कैसा है, और किस तरह विश्लेषण के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम परिकल्पनाओं की पुष्टि करते हैं। साथ ही साथ आपके इस लघु शोध में क्या निष्कर्ष पाया, आपने जो समस्या सोचा था उसके ऊपर इतना काम किया, आपने लघु शोध में काम करने के बाद क्या निष्कर्ष पाया, आप डेटा कलेक्शन करने कहाँ गए थे, कौन से विद्यालय गए थे, कहाँ पे गए थे, सभी फोटोग्राफ्स आपके पास है कि नहीं है, आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर आपने किया है कुछ तो प्रमाण होगा, आपके पास क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर आपके लघु शोध में क्वेश्चन लगा तो उसका अध्ययन करिए, नहीं लगा है तो उसके पीछे आपको जवाब देना पड़ेगा कि सब लगाए क्यों नहीं आपने। तमाम बच्चे अपने को लघु शोध में क्वेश्चन लगाते हैं, प्रश्नावली को लगाते नहीं है। अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है उसको बताना होगा आपको। साथ ही साथ बात करूं कि इसका क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, तो आपको जो उतनी परिकल्पनाएं होंगी उतने निष्कर्ष होंगे, और अंत में आपने जो निष्कर्ष प्राप्त किया उस निष्कर्ष के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इस लघु शोध का निष्कर्ष क्या है। आखिरी में पूछा था कि शैक्षिक उपयोग क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसका, आपका किस दिशा में उपयोगी है। जो शोध कार्य किया 6 महीने में, एमएड थर्ड सेमेस्टर में कुछ काम किया, कुछ काम फोर्थ सेमेस्टर में किया, इतना काम करने के बाद आपका इसका उपयोग क्या है, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो उसकी उपयोगिता क्या होगी। तो आपके अंदर इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका उपयोग क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। आपके लघु शोध में लिखा हुआ है, एक टॉपिक होगा शैक्षिक उपयोग, इसका क्या होगा उसको पढ़िए, जानिए, समझिए। आपने खुद बनाया है, आप उसको देखिए शैक्षिक उपयोग क्या है। 2-4 पॉइंट अधिक भी बोल सकते हैं, आपने जो लिखा उसके अलावा कुछ बातें छूट रही हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में बोले कि आपके टॉपिक की उपयोगिता क्या है, साथ ही साथ इससे संबंधित और क्या क्या शोध हो सकते हैं। आपने जो शोध कार्य किया उसमें ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जैसे जो आपको लग रहा हो कि अरे इससे संबंधित मैं इस चीज को भी इसमें शामिल कर सकता था,
या शामिल कर सकती थी, लेकिन आपने शामिल नहीं किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो इसके लिए होता है कि आप इसके संबंध भावी सुझाव क्या दे सकते हैं, या क्या क्या ऐसे शोध हैं जो इसके अलावा और हो सकते हैं, अनुकरणीय अध्ययन जिसको हम कहते हैं कि अनुकरणीय अध्ययन और क्या क्या हो सकते हैं, और इस शोध के बाद आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस तरह का सुझाव है आपका, आप क्या कहेंगे इस शोध के करने के पश्चात, कैसा फील कर रहे हैं, या क्या किस तरह का बदलाव होना चाहिए इस क्षेत्र में, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने जो क्वेश्चन लगाया, जो प्रश्नावली लगाया है, वो स्वनिर्मित है या किसी स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट का है या अच्छे रिसर्चर का है, उसके बारे में जानकारी कि आपने क्वेश्चन खुद बनाया या कहीं से मंगाया तो कैसे मंगाया आपने, किस प्रकार मंगाया, प्रश्नावली कैसे भरवाया गया, प्रश्नावली भरने में प्राप्तांक कैसे मिले, उसका नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, सही करने पे 1 नंबर, गलत करने पे 0 नंबर, किस तरह प्रश्नावली को भी समझना और समझाना बहुत बड़ी कला होती है। मैं तमाम बच्चों को देखा हूँ जो प्रश्नावली रेडीमेड खरीद के मंगा लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रश्नावली, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन परचेज करके लगा देते हैं और अपने क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ये अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य, निम्न, अति निम्न, किस रैंक में कितना नंबर देना है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपने स्वनिर्मित बनाया है तो आपने अपने थीसिस में, लघु शोध में उसको एक्सप्लेन किया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं बेसिकली कहूँ तो आपके एमएड कितने मार्क्स के हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन, बहुत हंसने लायक क्वेश्चन है। एक सामान्य सी बात है, जब आप तमाम सवालों के जवाब नहीं देते तो सवाल पूछता है कि आप कौन कौन से विषय पढ़ते हैं, एमएड 4th सेमेस्टर में कौन कौन से विषय की परीक्षा दी है। आप यकीन मानिए, मैं तमाम सुनता हूँ, लोगों के साथ वाइवा में शामिल होता हूँ, सुनता हूँ तो ऐसे देख के लगता है कि कुछ लोग अपने तीनों पेपर के नाम ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। अब 3 तो छोड़िए, अगर किसी एग्जामिनर ने आपके एमएड के 16 पेपर का नाम पूछ दिया, फर्स्ट सेम में 5 पेपर, सेकेंड सेम में 5 पेपर, थर्ड सेम में 3 और फोर्थ सेम में 3, कुल मिलाकर 16 पेपर, 16 पेपर के नाम भी बताने में बच्चे सक्षम नहीं हो पाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। आप जिस विधा को पढ़ रहे हैं, जिस चीज को पढ़ रहे हैं, को कैसे भूल सकते हैं। साथ ही साथ एमएड कितने मार्क्स का होता है, इसमें इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, क्योंकि वाइवा का कोई बहुत बड़ा छोटा दायरा नहीं होता, बहुत बड़ा दायरा है। आदमी कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे। लेकिन मैं बेसिकली कुछ मुद्दों पे चर्चा कर चुका हूँ कि एमएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, आपका थ्योरी मार्क्स कितने का है, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने का है, आप जो लघु शोध का वाइवा दे रहे हैं कितने नंबर का है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तमाम बच्चे इसके वाइवा में बैठ जाते हैं, पर को खुद नहीं पता होता है कि लघु शोध जो है वो कितने मार्क्स का है, हमने जो बनाया है, और इसका जो वाइवा है वो कितने मार्क्स का है। तमाम बच्चों से कुछ पता नहीं होगा। अगर एग्जामिनर 1 वर्ड में पूछ दे कि लघु शोध का जो वाइवा दे रहे हैं, वाइवा कितने मार्क्स का है, तो सब अच्छे नहीं बता पाते, कोई 100, कोई 50, कोई 150 बोल देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वाइवा कितने मार्क्स का हो रहा है हमारा। ये लघु शोध जो आप बनाए इतनी मेहनत से 1 साल से, ये कितने नंबर का है जमा करने का, कितने नंबर का वाइवा इसका है, प्रेजेंटेशन क्या है और वाइवा क्या है, इसमें अंतर होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी तमाम तरह की जानकारियां हैं जो आपके लघु शोध से संबंधित पूछा जा सकता है। आप बिल्कुल तैयार रहें, जल्दी ही आपकी लघु शोध की जो वाइवा होने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर नंबर लाएं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। महाविद्यालय परिवार की शुभकामनाएं उनके पास है। अगर कोई इंक्वायरी या कोई बात मुझसे छूट रही हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे मोबाइल पर फोन कर सकते हैं। ये मैं केवल अपने कॉलेज के छात्रों की बात नहीं करूंगा, मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र होंगे या अन्य राज्य के भी जो छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनका वाइवा है या वाइवा में शामिल होना है या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इस पर और भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि कम समय में वीडियो प्रेजेंट करने के लिए काफी कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि आपको कम शब्दों में अधिक जानकारी दी जा सके। अगर इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत फोन कर सकते हैं, फोन में डिस्कशन कर सकते हैं टाइम के साथ। आप इस पर और अधिक वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। कुछ चीजें छूट रही हो या किसी बिंदु को हम बहुत विस्तार से समझना चाहते हो तो और भी वीडियोज बन सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल को दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे हमारी वीडियो अब तक हमेशा पहुंचते रहे। और मिलूंगा अगले वीडियो पे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।